सभी को मेरा नमस्कार। मैं अर्चना, हिंदी प्रवक्ता। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यशपाल जी द्वारा रचित व्यंग लेख, जो कि हमारे 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में संकलित है लखनवी अंदाज के नाम से, जिसमें लेखक ने साबित किया है कि बिना कथ्य के भी कहानी को लिखा जा सकता है, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। और यशपाल जी ने इसके अंदर पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हुए जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन जीते हैं, उन जीने के ऐसी जीवन शैली जीने के जो आदी हो गए हैं, कहना न होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति जीवित है या ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। तो हम इस व्यंग को पढ़ने से पहले पाठ के बारे में पूरी जानकारी लेने से पहले हम यशपाल जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि यशपाल जी का जीवन किस तरह से बीता। यशपाल जी का जन्म 3 दिसंबर 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था और इनका जो पैतृक जो गांव था वो था कांगड़ा, और वहीं पर इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की। और बाद में इनकी माँ ने इनको गुरुकुल में भेज दिया था। इनकी माता का नाम था प्रेमा देवी और इनके पिताजी का नाम था हीरालाल। इनके उसमें गुरुकुल में भेज दिया था और गुरुकुल में भेजने के बाद ये आज़ादी के आंदोलन की तरफ अग्रसित हो गए थे। और बाद में इनकी जो उच्च शिक्षा है वो हुई लाहौर में, जहाँ पर इनका मिलन भगत सिंह और सुखदेव जी से हुआ। और उसके बाद तो ये एक उग्र क्रांतिकारी के रूप में उभरे और इनका महान हस्ती का 26 दिसंबर 1976 को इनका देहांत हो गया। यशपाल जी की रचनाओं में आम आदमी के जो सरोकार की उपस्थिति है, वे यथार्थ शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड, रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हुई हैं। उनके कहानी संग्रह में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वाह दुलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। इनका झूठा सच उपन्यास भारत की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। इनका झूठा सच उपन्यास अगर आपको कभी पढ़ने को मिले तो उसमें आपको पता चलेगा कि हमारा देश जब विभाजित हुआ तो उस समय क्या हालात थे। अमिता, दिव्या, पार्टी, कामरेड, दादा कामरेड, तेरी मेरी उसकी बात, अनेक इनके उपन्यास हैं। और इनकी जो भाषा है वो बिल्कुल स्वाभाविक और सजीवता से परिपूर्ण है। तो अब हम इस पाठ के बारे में देखते हैं कि भाई इसके अंदर क्या है। इसमें लेखक ने एक नवाब साहब के बारे में जिक्र किया है कि लेखक कहीं जा रहे हैं तो जाते जाते सोच रहे हैं कि क्यों ना एक ऐसी टिकट ले ली जाए कि 2nd क्लास के डिब्बे की टिकट ले ली जाए जिसमें आराम से बैठ के बाहर का नज़ारा देखा जा सके और अपनी नई कहानी के बारे में अगर कुछ सोचना हो तो वो भी आराम से बैठकर सोच सके। अगर लोकल जो डिब्बा होता है उसके अंदर जाएंगे तो उसमें तो इनको समय नहीं मिलेगा किसी भी प्रकार का, ना तो बाहर देखने का मिलेगा और ना ही कहानी के बारे में सोचने का मिलेगा। इसलिए इन्होंने 2nd क्लास के डिब्बे की टिकट ली। फिर भागते भागते इनको ट्रेन मिली। जाके ट्रेन में देखा तो कोई नवाब साहब भी उसी डिब्बे के अंदर बैठे हुए हैं। अब ये जो एकांत चाहते थे वो एकांत इनको नहीं मिला, लेकिन शायद जो नवाब बैठे थे वो भी शायद एकांत चाह रहे थे, लेकिन एकांत अब उनका भी नहीं रहा। इसलिए तो इस तरह से दर्शाया गया है कि भाई नवाब साहब जो बैठे हैं, तो जब लेखक उसमें खिड़की के अंदर चढ़ते हैं तो एकदम से देखकर नवाब साहब इनको स्तब्ध हो जाते हैं कि ये तो कोई दूसरा व्यक्ति भी आ गया। तो चलो अब हम इस पाठ को देखते हैं। इस पाठ के अंदर क्या है।
मुफल्लिस की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में पुकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास के में जाने के लिए अधिक दाम लगते थे। दूर तो जाना नहीं था और भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की के प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए और अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर लखनवी की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। सामने 2 ताज़े खीरे तौलिए पर रखे हुए थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघन का असंतोष दिखाई दिया। सोचा जा सकता है कि यह भी कहानी के लिए एक सुहज की चिंता में हों या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु की शोक करते देखे जाने में संकोच में हों। अब लेखक बता रहे हैं कि हो सकता है कि भाई ये भी कोई नई कहानी लिखने के लिए एकांत में बैठे हों, या फिर अपना शौक ऐसा जो कि एक साधारण सी चीज़ अपने सामने रखे हुए हैं और दूसरों को दिखाना ना चाहते हों। तो इस प्रकार से नवाब साहब ने संगीत के लिए उत्साह संगति के लिए कोई उत्साह नहीं दिखाया। जब लेखक बर्थ के अंदर चढ़ते हैं तो उसने जो सामने आदमी बैठे हैं नवाब साहब, उन्होंने कोई भी उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उसके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। तो नवाब साहब को असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। अब लेखक उसमें बैठ जाते हैं, देखते हैं कि भाई जो ये आदमी बैठा है इसको अच्छा नहीं लगा, लेकिन लेखक तो कल्पना करने की लेखक को तो आदत है यशपाल जी को, तो उसके बारे में कल्पना करने लग जाते हैं ठाले बैठे बैठे कि नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान से किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गवारा न हो कि शहर में कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। अकेले सफ़र का न हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंझले डिब्बे में देख ले, और अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे। अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाए। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे और नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की के बाहर देखकर स्थिति पर गौर कर रहे थे। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। लेखक को भांप लिया कि आज शरारत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। फिर लेखक ने उनको जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक फरमाएंगे। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की के बाहर देखा और गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरे को नीचे रखा और तौलिए से झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की के बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। अब ये खीरे का दृश्य दर्शाया गया है कि भाई नवाब साहब जो हैं वो खीरे को किस तरह से खाते हैं, कि पहले तो पूरा एक तौलिया अपने सामने बिछाया और फिर उनको खीरों को नीचे से लोटा लेकर उससे उसको धोया। तो अब आगे भी देखते हैं कि भाई किस तरह का क्या करते हैं, कि भाई नवाब साहब जो हैं कि वो इनके लखनऊ के स्टेशन पर देख रहे हैं कि भाई खीरे का इस्तेमाल करने का जो तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा, नमक, मिर्च और पीसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर हो जाती है। तो नवाब साहब का खीरे कहते हैं कि भाई उसने खीरा है अपना सजाया और उसके ऊपर रखकर देखा कि भाई अब कैसे इस खीरे को खाएगा।
हम कनखियों से देख रहे थे, सोच रहे थे मियाँ रईस बन रहे हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने फिर हमारी आंखों की ओर देख लिया और वाह वल्लाह शौक कीजिए कि भाई, अब वो कह रहे हैं कि वल्लाह शौक कीजिए। अब ये बात लेखक को अच्छी नहीं लगी। लखनऊ का बालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताज़े खीरे की पनियाती फांके देखकर पानी मुंह में ज़रूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा और उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है, मेरा भी ज़रा कमज़ोर है, किबला शौक फरमाएं। नवाब साहब ने सतृषण आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा और खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया और खीरे की एक फांक को उठाकर होठों तक ले गए और फांक को सूंघा और स्वाद के आनंद में उसको फेंक दिया। अब मुंह में पानी भर आया और घूंट गले से उतर आया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की के बाहर छोड़ दिया और नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक से के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। तो अब जो है खिड़की के बाहर देखो कि नवाब साहब जो है वो उस खीरे को किस तरह से खिड़की के बाहर फेंकेगा, कि एक एक फांकों को काटता है, फिर खाता नहीं बल्कि उनको सूंघता है और एक एक करके सभी खीरे की फांकों को बाहर फेंक देता है। तो ये देखो क्या दर्शा रही है कि भाई जो नवाब साहब है वो अब उसके सामने कोई दूसरा आदमी आकर बैठ गया, यानी लेखक आकर बैठ गए हैं, तो उन्हें ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही। खीरा देखो अगर लिया है तो खाने के लिए लिया है, लेकिन अब उस खीरे को खा नहीं रहे। वो अपनी इस बात में ये समझते हैं कि भाई तेरे बारे में तो पता चल जाएगा कि तू इतनी नॉर्मल सी चीज़ खाता है। खीरे को बिल्कुल नॉर्मल समझ रहा है, अगर अकेला होता तो उसको खाता भी, लेकिन अब उसकी एक एक फांक करके उनको फेंक देता है। अब कि उनके ऊपर कभी नमक मिर्च छिड़कता है, कभी उस फांकों को उसको खीरों को धोता है, नमक लगाकर उसको गोदता है, यानी उसका कड़वाहट जो होता है उस सारे कड़वाहट को निकालता है और उसके बाद एक एक करके हर एक फांक को खाएगा, सूंघता जाएगा और खिड़की के बाहर फेंकता जाएगा। कि अब भाई क्योंकि उसको अच्छे से तरीका पता है कि लखनऊ का जो बालम खीरा है वो किस तरह से खाया जाता है या किस तरह से दिखता है। खुद ने चाहे बेशक ना लिया हो, लेकिन लखनवी जो व्यक्ति हैं उनको सब इन बातों का पता होता है। अब लेकिन लेखक देखता है कि भाई पलकें मूंद कर कि भाई वो सतृषण आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा और खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया और खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए और फांक को भी सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद ली कि भाई जैसे असलियत में ही इसको आनंद आ रहा हो। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले में उतार गया। तब नवाब साहब ने फांकों को खिड़की के बाहर छोड़ दिया और नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक से ऊपर ले जाकर वासना से भी रसास्वादन करते खिड़की के बाहर फेंकते गए। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए के से हाथ और होठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हूँ यह कि खानदानी रईसों का तरीका है। नवाब साहब की तैयारी में इस्तेमाल में थका हुआ लेट गए और तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत, नज़ाकत। हम गौर कर रहे थे कि खीरा इस्तेमाल करने के लिए इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म
नफीस और अट्रैक्टिव तरीका ज़रूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ये ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? नवाब साहब की ओर भरे पेट से ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया कि खीरा लजीज है, लेकिन होता है शकील। नामुराद मैदे पर ब्लैक बोझ डालते हैं और ज्ञान चक्षु खुल गए हैं कि पहचाना ये है कि नई कहानी में लेखक ने जो भी निष्कर्ष निकाला है वो निकाला है कि खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। अब लेखक ने नई कहानी का इसके अंदर वर्णन किया है कि भाई बिना उसके नई कहानी क्यों नहीं बन सकती, कि बन सकती है।